नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं ममता त्रिपाठी, व्याख्याता जीव विज्ञान, राजा भोज शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 1100 क्वार्टर भोपाल से आज आपके समक्ष कक्षा 12वीं के अध्याय 13 जीव और समष्टि भाग 4 के शिक्षण के लिए उपस्थित हूँ। आज के अध्याय में हम समष्टि के विभिन्न जीवों के बीच होने वाली पारस्परिक अंतरक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 13 जीव और समष्टि। आज के इस अध्याय के मुख्य बिंदु हैं समष्टि पारस्परिक अंतरक्रियाएं, सकारात्मक अंतरक्रियाएं जिसके अंतर्गत सहोपकारिता व सहभोजिता के बारे में हम पढ़ेंगे, नकारात्मक अंतरक्रियाएं जिसके अंतर्गत प्रतिस्पर्धा, परभक्षिता व परजीविता के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि समष्टि पारस्परिक अंतरक्रियाएं क्या हैं। पृथ्वी पर कोई भी जाति अकेले नहीं रह सकती। जैविक समुदाय के विभिन्न सदस्यों में पारस्परिक संबंध व अंतरक्रियाएं होती हैं। जब ये अंतरक्रियाएं एक ही जाति के सदस्यों में होती हैं तो इसे हम अंतराजातीय अंतरक्रियाएं कहते हैं, और जब ये क्रियाएं भिन्न जाति के सदस्यों के बीच होती हैं तब हम इसे अंतरजातीय अंतरक्रियाएं कहते हैं। अर्थात इस पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं वे एक तो समूह में होते हैं, इनके समुदाय होता है, और समुदाय में रहने वाले, ये समष्टि में पाए जाने वाले सभी जीवों के बीच में पारस्परिक अंतरक्रियाएं होती रहती हैं। अब ये जो अंतरक्रियाएं हैं वह एक ही जाति के जीव में के बीच भी हो सकती हैं, जिसे हम अंतराजातीय अंतरक्रियाएं कहते हैं, और भिन्न जाति के सदस्यों के बीच में भी हो सकती हैं, जिनको हम अंतरजातीय अंतरक्रियाएं कहते हैं। ये जो पारस्परिक क्रियाएं हैं यह दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है सकारात्मक अंतरक्रियाएं जिसे हम पॉजिटिव इंटरेक्शन कहते हैं, और दूसरी होती है नकारात्मक अंतरक्रियाएं जिसको कि हम नेगेटिव इंटरेक्शन भी कहते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सकारात्मक अन्योन्य क्रिया के बारे में। इसमें जीव या समष्टि आपस में एक दूसरे की सहायता करते हैं, जिसमें एक दूसरे को लाभ होता है। अर्थात सकारात्मक अन्योन्य क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिसमें कि जीवों को लाभ पहुंचता है। ये जो अंतरक्रियाएं हैं यह है सहजीविता जिसे हम सिम्बायोसिस कहते हैं। सिम्बायोसिस के अंतर्गत हम सहोपकारिता और सहभोजिता का अध्ययन करते हैं। दूसरा जो प्रकार है सकारात्मक अन्योन्य क्रिया का वह है अपमार्जन, जिसको हम स्कैवेंजिंग भी कहते हैं। तीसरा प्रकार है आद्य सहयोग या प्रोटो कोऑपरेशन। तो ये तीन प्रकार की अन्योन्य क्रियाएं जो हैं, पारस्परिक क्रियाएं, ये हमें जीवों के बीच देखने को मिलती हैं। ये तीनों क्रियाएं सकारात्मक अन्योन्य क्रियाएं, जिसमें कि जिन जीवों के बीच ये क्रिया होती है उन जीवों को लाभ होता है। आइए इन अंतर क्रियाओं को हम इस वर्गीकृत चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सहजीविता दो प्रकार की होती है, सहोपकारिता और सहभोजिता। सहोपकारिता भी दो प्रकार की होती है, अविकल्पी और विकल्पी सहोपकारिता। सहभोजिता के भी दो प्रकार देखे गए हैं, पहला है असत और दूसरा होता है, पहला है सतत और दूसरा होता है असतत। सतत सहभोजिता भी दो प्रकार की होती है, बाह्य सहभोजिता और अंतः सहभोजिता। आइए सबसे पहले हम सहजीविता या सिम्बायोसिस क्या है इसके बारे में जानें। यह दो विभिन्न जीवों के मध्य सहसंबंध है जिसके फलस्वरूप एक या
दोनों जीवों को लाभ पहुंचता है, किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचती। यह संबंध दो जीवों के मध्य भोजन, आवास, आधार व परिवहन के लिए हो सकता है। इस चित्र में आप सहजीविता के उदाहरण को देख रहे हैं, जिसमें कि जीवों के बीच आपस में परस्पर सहयोगात्मक संबंध है। एक जीव दूसरे जीव को सहारा दे रहा है, एक जीव जो है वो चलन का कार्य कर रहा है और दूसरा जीव जो है वो अन्य जीव को आधार प्रदान कर रहा है। इस तरह से जब कभी भी दो जीव आपस में साथ में रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, इस प्रकार के जीवन को सहजीवन और इस प्रकार के जो जीवित रहने की जो प्रवृत्ति है या जो गुण है उसको हम सहजीविता कहते हैं। सहजीविता का पहला प्रकार है सहोपकारिता, जिसे हम म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं। बेरी नामक वैज्ञानिक के अनुसार साथ साथ जीवन व्यतीत करना सहोपकारिता कहलाता है, जिसमें जीव जो साथ में रहते हैं उन दोनों जीवों को लाभ होता है। यह संबंध दो प्रकार से देखा गया है। पहला है अविकल्पी सहोपकारिता, जिसे हम ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म कहते हैं। दूसरा होता है विकल्पी सहोपकारिता, जिसे हम फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं। इस चित्र में हम देख रहे हैं सहोपकारिता के उदाहरण को, जिसमें कि एक पुष्प पर एक फ्लाई है जो कि उस पर बैठी हुई है और ये जो फ्लाई है यह पुष्प से मकरंद प्राप्त करती है और इसके बदले में यह पुष्प के परागण में सहायता करती है। सहोपकारिता भी दो प्रकार की होती है। पहली है अविकल्पी सहोपकारिता और दूसरी होती है विकल्पी सहोपकारिता। तो सबसे पहले यहाँ हम बात करते हैं अविकल्पी सहोपकारिता की। इसमें दोनों जीवों के बीच सतत संबंध पाया जाता है। यह संबंध दोनों जीवों के बीच स्थायी रूप से होता है, जिसमें दोनों सहजीवी शरीर क्रियात्मक रूप से एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इसका उदाहरण है लाइकेन, राइजोबियम जीवाणु का लेग्यूमिनस जड़ों पर पाया जाना। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइकेन की। लाइकेन आपस में संबंध है शैवाल और कवक का। शैवाल और कवक जब आपस में शरीर क्रियात्मक रूप से एक दूसरे के साथ रहते हैं तो यह सहजीवन व्यतीत करते हैं और क्योंकि ये हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं, इसलिए हम इसको अविकल्पी सहोपकारिता कहते हैं। दूसरा जो उदाहरण है वह है राइजोबियम जीवाणु का, जो कि लेग्यूमिनस जड़ों पर पाया जाता है। लेग्यूमिनस जड़ें मतलब लेग्यूमिनस पौधे मतलब ऐसे पौधे जो कि फली उत्पन्न करते हैं। फलीदार पौधों की जो जड़ें होती हैं उनको हम लेग्यूमिनस जड़ें या लेग्यूमिनस रूट कहते हैं। इन जड़ों में गठाने पाई जाती हैं और इन गठानों में ये राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। ये जो जड़ें हैं इन जीवाणुओं को रहने के लिए स्थान देती हैं। इसके बदले में ये जो जीवाणु हैं वह वातावरण की नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करके भूमि में फिक्स कर देता है, स्थिरीकृत कर देता है, जिससे भूमि उपजाऊ हो जाती है और यह दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। इस प्रकार का जो जीवन है या इस प्रकार की जो अंतरक्रिया है इसको हम अविकल्पी सहोपकारिता कहते हैं। दूसरा जो प्रकार है सहोपकारिता का वह विकल्पी सहोपकारिता कहलाता है। इसमें दोनों जीवों के बीच सतत संपर्क कम समय के लिए होता है। इस संपर्क में दोनों ही जीवों को लाभ होता है, किंतु पोषण संबंधी आवश्यकताएं एक की ही पूरी होती हैं, जैसे कि पौधों में परागण का होना। यहाँ पर आप इस चित्र में देख रहे हैं कि एक बटरफ्लाई एक पुष्प पर
बैठी हुई है। यहाँ पर ये जो बटरफ्लाई और इस पुष्प का संबंध है, यह विकल्पी सहोपकारिता का उदाहरण दर्शा रहा है। ये बटरफ्लाई इस पुष्प से मकरंद प्राप्त करती है, अर्थात पुष्प इस बटरफ्लाई के पोषण की आवश्यकता को पूरा कर रहा है, किंतु बटरफ्लाई क्या कर रही है, इस पुष्प की जो पराग कण है वो अपने पंखों पर लेकर दूसरे पुष्प पर पहुंचती है और परागण की क्रिया में सहायता करती है। तो इस प्रकार की जो सहोपकारिता है वह विकल्पी सहोपकारिता कहलाती है। आइए बात करते हैं हम सहभोजिता की। जब दो जीव साथ में रहते हैं लेकिन दोनों के बीच किसी प्रकार का शरीर क्रियात्मक संबंध ना हो, तो ऐसे जीवों को सहभोजी तथा इस घटना को सहभोजिता कहते हैं। इस संबंध में एक जीव को लाभ तथा दोनों में से किसी को भी हानि नहीं पहुंचती। यह जो संबंध है यह दो प्रकार का होता है। पहला है सतत सहभोजिता, जिसे हम कंटिन्यूअस कमेंसलिज्म कहते हैं, और दूसरा होता है असतत सहभोजिता, जिसको हम डिसकंटिन्यूअस कमेंसलिज्म कहते हैं। आइए अब हम सहभोजिता के पहले प्रकार के बारे में बात करते हैं, सतत सहभोजिता। इसमें दोनों जीवों के मध्य संपर्क स्थायी होता है। इन्हें दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है बाह्य सहभोजिता, जिसका उदाहरण है ऑर्किड, और दूसरा है अंतः सहभोजिता, जिसका उदाहरण है मनुष्य की आंत में पाए जाने वाला ई कोलाई। सबसे पहले हम बात करते हैं बाह्य सहभोजिता की, जो है एक्टोकमेंसलिज्म। बाह्य सहभोजिता के अंतर्गत हम उदाहरण ले रहे हैं ऑर्किड नामक पौधे का। ऑर्किड का पौधा स्वपोषी होता है, अर्थात अपना भोजन स्वयं निर्मित करता है, किंतु दूसरे वृक्षों पर यह उगता है, लेकिन यह उनसे भोजन और जल को ग्रहण नहीं करता है, केवल आधार के लिए ही यह दूसरे पौधों पर पाया जाता है। वातावरण में उपस्थित जो नमी है या वातावरणीय जल जो है उसको इस पौधे की जड़ें अवशोषित करती हैं, इसलिए इन जड़ों को आर्द्रताग्राही जड़ें भी कहते हैं। यह अपनी आर्द्रताग्राही जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण करता है, जल की पूर्ति करता है। इस प्रकार का जो संबंध है यह बाह्य सहभोजिता कहलाता है, जिसके अंतर्गत एक पौधा, जहां पर कि हम ऑर्किड का पौधा देख रहे हैं, यह दूसरे वृक्ष पर उग रहा है या अपना जीवन यापन कर रहा है। क्योंकि ये दूसरे पौधे पर पाया जाता है, इसलिए हम इसे अधिपादप भी कहते हैं। ऑर्किड के जो जड़ें हैं यह वातावरण से जल को अवशोषित करती हैं और यह पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है। अगला जो प्रकार है उसे हम अंतः सहभोजिता कहते हैं। कुछ जीव दूसरे जीवों के शरीर में पाए जाते हैं, जैसे कुछ हरित शैवाल, प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक अन्य जंतुओं व पौधों के अंदर रहते हैं, लेकिन ये पोषक को हानि नहीं पहुंचाते। इस प्रकार का संबंध जो है वह सहभोजिता, अंतः सहभोजिता कहलाता है। आइए अब हम बात करते हैं असतत सहभोजिता की, इसे हम डिसकंटिन्यूअस कमेंसलिज्म भी कहते हैं। इसमें दो जीवों में संपर्क अस्थायी होता है, जैसे कि गिलहरी, चिड़िया, कीट व सर्प अपना जीवन व प्रजनन के लिए ही वृक्ष और अन्य पादपों का सहारा लेते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ चिड़िया जो हैं वो घोंसला बनाकर उस घोंसले के अंदर रहती हैं। कुछ पक्षियों को आपने देखा होगा कि पेड़ों के अंदर कोटर बनाकर वो वहां पर अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये जो कीट है या जो चिड़िया हैं, ये कुछ समय के लिए अपने घोंसलों में रहती हैं, प्रजनन करते हैं और कुछ समय पश्चात वह वहां पर अपना आवास छोड़कर या अपने घोंसले को
खाली करके चले जाते हैं। तो इस तरह का जो संबंध है या जो संपर्क है जो कि अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता है, इसे हम असतत सहभोजिता कहते हैं। आइए अब हम सकारात्मक अन्योन्य क्रिया के अगले प्रकार के बारे में बात करते हैं, जो है अपमार्जन, जिसको हम स्कैवेंजिंग भी कहते हैं। यह भोजन से संबंधित घटना है जिसमें कुछ जीव मृत जीवों के शरीर के मांस को खाते हैं। ऐसे जीव जो मृत शरीर का भक्षण करते हैं अपमार्जक कहलाते हैं। अपमार्जन एक लाभकारी घटना है जिसमें अपमार्जक मृत शरीर को खाकर वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। उदाहरण है लोमड़ी, सियार, गिद्ध, चींटी, कुछ जीवाणु भी यह कार्य करते हैं। आपने देखा होगा कि कोई मृत शरीर, किसी भी मृत जीव का शरीर जो है उस पर हम देखते हैं कि कुछ समय पश्चात चींटियां उसको खाना शुरू कर देती हैं और चींटियां खाकर उसको नष्ट कर देती हैं। तो इस प्रकार से क्या है, चींटी अपना भोजन उससे प्राप्त करती हैं, लेकिन वो जो मृत शरीर है उसको पूरा नष्ट कर देने से वो स्थान जो है वो स्वच्छ हो जाता है। तो अपमार्जन की क्रिया में एक जीव जो है वो दूसरे जीव के मृत शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है और वातावरण को स्वच्छ बनाने की क्रिया में भाग लेता है। तो इस प्रकार की क्रिया को अपमार्जन कहते हैं। और वे जीव जो मृत शरीर का भक्षण करते हैं अपमार्जक कहलाते हैं। आइए अब हम बात करते हैं नकारात्मक अंतर क्रियाओं की। इसमें एक जीव या जाति को हानि पहुंचती है जबकि दूसरी जाति और जीव को लाभ पहुंचता है या फिर वह अप्रभावित होती है। अर्थात इसमें एक जीव को या किसी एक जाति को हानि अवश्य पहुंचती है, इसलिए हम इसको नकारात्मक अंतरक्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण, इसके जो प्रकार हैं वह है प्रतिस्पर्धा, परभक्षिता और परजीविता। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्धा की, जिसको हम कंपटीशन भी कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न घटकों की उपस्थिति के कारण पेड़ पौधों और जंतुओं को पोषण व जनन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे इनमें स्पर्धा आ जाती है। यह दो प्रकार की होती है। पहली है अंतरजातीय स्पर्धा, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, जिसमें कि एक ही जाति के बीच यह स्पर्धा होती है। दूसरा है अंतरजातीय स्पर्धा, इसको कहते हैं इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। इसमें विभिन्न जातियों के बीच स्पर्धा पाई जाती है। तो स्पर्धा क्या है कि पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न जो घटक हैं उनकी उपस्थिति के कारण जंतुओं में पोषण के लिए, आवास के लिए, प्रजनन के लिए स्पर्धा होती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं अंतरजातीय स्पर्धा। यहाँ हम देख रहे हैं भोजन के लिए एक ही जाति के दो जीव आपस में लड़ाई कर रहे हैं, स्पर्धा कर रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं अंतरजातीय स्पर्धा को, जहां पर कि हम दो भिन्न जाति के जीव में स्पर्धा को देख रहे हैं। इसको हम अंतरजातीय स्पर्धा कहते हैं। अगला प्रकार है नकारात्मक अन्योन्य क्रिया का, वह है परजीविता, जिसको पैरासिटिज्म भी कहते हैं। इस प्रकार के संबंध में एक छोटे आकार का जीव जिसे परजीवी कहते हैं, एक बड़े आकार के जीव जिसे पोषक कहते हैं, से भोजन प्राप्त करता है। परजीवी अपने जीवन का यह संपूर्ण भाग पोषक के ऊपर व्यतीत करता है। यहाँ पर हम ये बात को स्पष्ट कर दें कि जो परजीवी है
वह किसी अन्य पोषक पर अपना या तो संपूर्ण जीवन व्यतीत करता है या जीवन का कुछ भाग व्यतीत करता है, और यह संपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए उस पर विभिन्न प्रकार से निर्भर रहता है, विभिन्न आवश्यकताओं के लिए उन पर रहता है। ये आवश्यकता आधार भी हो सकती है, भोजन भी हो सकती है, किसी भी आवश्यकता को लेकर वह दूसरे पोषक पर निर्भर रहता है। यदि हम परजीविता की बात करें तो यह कई प्रकार से देखी जाती है और परजीवी कई प्रकार के होते हैं। आइए अब हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार के परजीवियों की। पहला है बाह्य परजीवी और आंतरिक परजीवी। तो बाह्य परजीवी वे परजीवी होते हैं जो कि परपोषी के या पोषक के शरीर के ऊपर पाए जाते हैं, और आंतरिक परजीवी वो परजीवी होते हैं जो परपोषी के शरीर के अंदर पाए जाते हैं। बाह्य परजीवी जैसे कि हम खटमल का उदाहरण ले सकते हैं, जो कि मनुष्य के शरीर के बाहर पाया जाने वाला परजीवी है। और मलेरिया का जो परजीवी है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, यह मनुष्य के शरीर के भीतर पाए जाने वाला आंतरिक परजीवी है। दूसरा है प्रकार वह है स्थायी परजीवी और अस्थायी परजीवी। वे परजीवी जो कि पोषक पर स्थायी रूप से पाए जाते हैं स्थायी परजीवी कहलाते हैं, और जो थोड़े से समय के लिए ही किसी दूसरे पोषक पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें हम अस्थायी परजीवी कहते हैं। तीसरा जो प्रकार है वह है विकल्पी परजीवी और अविकल्पी परजीवी। कुछ जीव मुक्त जीवन जीने में सक्षम होते हैं, किंतु जब वे परपोषी के संपर्क में आते हैं तो वो परजीवी बन जाते हैं, इन्हें हम विकल्पी परजीवी कहते हैं। लेकिन कुछ जीव जो है वह स्वतंत्र जीवन यापन के सक्षम नहीं होते हैं और वे अपना जीवन पर किसी पोषक पर ही निर्भर करते हैं। ऐसे जीवों को हम अविकल्पी परजीवी कहते हैं। अगला जो प्रकार है वह है रोगजनक परजीवी और दूसरा होता है अरोगजनक परजीवी। तो रोगजनक परजीवी वे परजीवी होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं। इसका उदाहरण हम फिर से प्लाज्मोडियम को ले सकते हैं जो कि मनुष्य के अंदर मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। और वे परजीवी जो शरीर में रोग उत्पन्न नहीं करते हैं उन्हें हम अरोगजनक परजीवी भी कहते हैं। अगला जो प्रकार है वह है पूर्ण परजीवी या अर्ध परजीवी। इन अर्ध परजीवी को हम आंशिक परजीवी भी कह सकते हैं। पूर्ण परजीवी वे परजीवी होते हैं जो कि अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए किसी पोषक पर निर्भर करते हैं। इसका उदाहरण अमरबेल है जो कि अपने आधार और पोषण के लिए दूसरे पौधे पर निर्भर करती है। और दूसरा जो प्रकार है वह है अर्ध परजीवी का। यह केवल अपनी कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही दूसरे पोषक पर या दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार थे परजीवियों के। इतने प्रकार के परजीवी देखे गए हैं। आइए अब हम यहाँ पर एक वीडियो के माध्यम से परजीविता को देखते हैं। ये जो पौधा है यह अमरबेल का पौधा है जो कि अंकुरित हो रहा है, और यहाँ पर आप अंकुरन की प्रक्रिया को भी देख सकते हैं। ये वृद्धि करके किसी पौधे पर, यहाँ पर ये जो पौधा दिखाई दे रहा है ये टमाटर का पौधा है। इस पर ये वृद्धि करने के लिए उस पर निर्भर करते हैं। चूंकि ये अमरबेल एक बेल है इसलिए उसको सहारे के लिए किसी पौधे की आवश्यकता होती है। तो ये आधार के लिए टमाटर के पौधे पर चढ़ रही है और कॉइल बना रही है, कुंडलित हो रही है। जिस स्थान पर ये टमाटर के पौधे के साथ संपर्क में है यहाँ पर आप देख रहे हैं एक उभार उत्पन्न हो रहा है, और ये उभार जो है वो आगे चलकर प्रचुषांग बनाएंगे। ये जो प्रचुषांग है ये आप
देखेंगे। इस तरह से ये प्रत्युषांग निर्मित हो रहे हैं और ये प्रत्युषांग टमाटर जो कि एक पोषक पौधा है, इसके तने के भीतर प्रवेश कर जाएंगे और टमाटर के पौधे से पदार्थों को, भोज्य पदार्थों को, पोषक पदार्थों को ग्रहण करेंगे और इस प्रकार से ये टमाटर के पौधे पर ही वृद्धि करेंगे। तो अमरबेल जो है जिस पौधे पर भी चढ़ती है उस पौधे पर जो है उससे भोजन भी प्राप्त करती है और सहारा भी प्राप्त करती है और अपना पूरा जीवन यापन किसी दूसरे पौधे पर करती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पौधे पर पूरे तरह से अमरबेल छा गई है और जिस पौधे पर ये रहती है उस पौधे को वो सुखा देती है, नष्ट कर देती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से परजीवी जीवन व्यतीत करते हैं। आइए अब हम नकारात्मक अन्योन्य क्रिया के अगले प्रकार को देखते हैं। यह है परभक्षण। यह दो जीवों के बीच होने वाली अन्योन्य क्रिया है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है। जो जीव दूसरे का भक्षण करता है उसे भक्षक कहते हैं और जिस जीव को खाता है उसे भक्ष्य कहते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सामान्य उदाहरण के द्वारा इसको स्पष्ट करना चाहूंगी। बिल्ली जो है वह चूहे को खाती है, चूहे का भक्षण करती है, तो यहाँ पर बिल्ली जो है वो भक्षक है और चूहा जो है वो भक्ष्य कहलाता है। आइए अब हम एक उदाहरण के द्वारा, एक वीडियो के द्वारा इस परभक्षण की क्रिया को देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पौधा कलश पादप का है। आपने सभी ने इसको देखा भी होगा, सुना भी होगा। इसके मुख पर ये कीट बैठा हुआ है और ये फ्लाई जो है वो इसके मुख के में जो चिकनापन है उसके द्वारा फिसलकर इसके भीतर प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार का जो भक्षण है वो परभक्षण है। यह एक कीटभक्षी पौधे में देखा जा सकता है। अगला जो प्रकार है वह है प्रतिजीविता, जिसको एंटीबायोसिस भी कहते हैं। यह दो जीवों के बीच होने वाली विरोधात्मक अन्योन्य क्रिया है जिसमें एक जीव द्वारा उत्पन्न पदार्थ से दूसरे जीव की वृद्धि रुकती है तथा मृत्यु हो जाती है। अर्थात यह दो जीवों में होने वाली ऐसी क्रिया है जिसमें एक जीव के द्वारा उत्पन्न होने वाला पदार्थ दूसरे जीव की वृद्धि को रोक देता है या फिर उस जीव को मार देता है। प्रकृति में जीवाणु व कवक अनेक प्रकार के प्रतिजैविकों का निर्माण करते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन जो है वो एक जीवाणु के द्वारा निर्मित होने वाला प्रतिजैविक है जिसके द्वारा बैक्टीरिया का या जीवाणुओं का को मारा जाता है या नष्ट किया जाता है। तो ये थी एक समष्टि के भीतर पाई जाने वाली विभिन्न पारस्परिक क्रियाएं जो कि हमने इस अध्याय के अंदर पढ़ी और इन पारस्परिक क्रियाओं में हमने वे क्रियाएं भी पढ़ी जो कि सकारात्मक अन्योन्य क्रिया थी, जिसमें कि हम देख रहे थे कि दोनों जीव जो हैं वो एक साथ रहकर लाभकारी जीवन व्यतीत करते हैं, दोनों एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते। और हमने वे क्रियाएं भी देखी जिनको कि हमने नकारात्मक क्रिया कहा। उन क्रियाओं में हमने देखा कि एक दो जीव जो हैं वो आपस में साथ में रहते हैं जिनसे में से कि एक जीव को हानि पहुंचती है या दोनों जीवों को भी हानि पहुंच सकती है। तो आज का अध्याय हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।